हमारी पृथ्वी के इतिहास में ज्यादातर समय जमीन जीवन के लिए सही जगह नहीं थी। ये बंजर और वीरान थी। ये चांद की सतह जैसी दिखती थी, आज की पृथ्वी जैसी नहीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि इस प्रतिकूल जगह को कोई कैसे अपना ठिकाना बना सकता था। लेकिन समुद्रों में जिंदगी 1 अरब सालों से भी ज्यादा समय से पल बढ़ रही थी, और वहां से एक अनोखे जीवन ने सबसे पहले जमीन पर जाने की चुनौती स्वीकार की। दिखने में लाइकेन कोई खास चीज नहीं रहती, लेकिन ये वाकई अनोखी है, एक अनूठी पार्टनरशिप। लाइकेन न पौधा है और न जानवर, बल्कि ये फंगाई और एल्गी का अनोखा मेल है, जो शायद बंजर धरती की जबरदस्त मुश्किलों पर जीत पाने के लिए साथ जुड़े। लेकिन वो सिर्फ नई शुरुआत करने वाले ही नहीं थे, उन्होंने वाकई जमीन भी तैयार की। उनके फैलने पर उनके छोटे छोटे फिलामेंट्स ने पत्थरों को तोड़कर पहली मिट्टी बनाने में मदद की। इन्होंने पेड़ पौधों के लिए जमीन तैयार कर दी। सबसे पहले मॉस जैसे सूक्ष्म पौधे विकसित हुए। सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटाई वाले पत्तों से लैस ये पौधे ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन फैल सकते थे। लाइकेन से ज्यादा तेजी से प्रजनन करने वाले मॉस ने जल्दी ही धरती को ढक लिया, और फिर अगले 4 करोड़ सालों तक वो अकेले ही राज करते रहे। लेकिन हरियाली की एक क्रांति आ रही थी, जो धरती को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। इसमें सबसे अहम था लिग्निन नाम के नए कंपाउंड का विकास। लिग्निन ने पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को ताकतवर बनाया, उन्हें पहले से ज्यादा बड़ा और मजबूत बनने में मदद की। जमीन पर बिछे रहने की मजबूरी से आजाद होकर पौधे ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जूझने लगे, ताकि रोशनी हासिल कर सके। आखिरकार कुछ पौधे इतने बड़े पेड़ बन गए कि आसपास की हर चीज छोटी पड़ गई। रेडवुड के पेड़ कुदरत की गगनचुंबी इमारतें हैं। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक बढ़ने वाले ये पेड़ दुनिया में अब तक की सभी जीवित चीजों में सबसे कद्दावर हैं। लेकिन रेडवुड्स पेड़
पौधों की 4 लाख से ज्यादा प्रजातियों में से महज एक है। हमारी पृथ्वी पर जीवन के सबसे स्पष्ट चिन्हों में से एक। पृथ्वी के सुदूर अतीत में लौटें तो पेड़ पौधों के पनपने से समंदर से आने वाले नए घुसपैठियों के लिए नए आवास क्षेत्र बने। जमीन पर सबसे पहले पांव रखने वाले जीव थे आर्थ्रोपॉड्स। ट्राइलोबाइट्स के इन रिश्तेदारों का सख्त बाहरी कंकाल पानी के अंदर कारगर बख्तरबंद साबित होता था। जमीन पर यह सख्त खोल उन्हें सहारा देता था और शरीर को सूखने से बचाता था। वो इस सख्त खोल से सांस भी ले सकते थे। उस समय ऑक्सीजन की मात्रा 60% ज्यादा होने से कुछ तो बहुत बड़े आकार के हो गए। जैसे आर्थ्रोप्लोरा, जो पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा मिलीपीड था। ढाई मीटर लंबे और आधा मीटर चौड़े इस जीव का कोई कुदरती दुश्मन नहीं था। इसलिए यह अपनी सारी ऊर्जा मिलन के लिए साथी ढूंढने में लगा सकता है। लेकिन आर्थ्रोप्लोरा के लिए सही पार्टनर की तलाश बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये लगभग अंधा है और इसकी दुनिया वहीं तक है जहां तक ये उसे महसूस कर पाता है। अंधेरे में एक जीवन रेखा। लेकिन मादा की पुरानी जगह को महसूस करने पर यह जरूरी नहीं कि ये पता चल जाए कि अभी वो कहाँ है।
पर मिलन करना बहुत अजीब हो सकता है। कामयाबी के लिए दोनों का बिल्कुल सही जगह पर होना जरूरी है। इसलिए इस अहम वक्त में जरूरी है कि कहीं कोई कदम गलत ना पड़े। इसके 34 करोड़ 50 लाख साल बाद और आज के जंगलों में साथियों को रिझाने की आर्थ्रोपॉड की कला बहुत विकसित हो गई है, खासकर इस समूह के कम सख्त खोलों वाले सदस्यों में। प्राचीन आर्थ्रोपोडा के उलट नर जंपिंग स्पाइडर्स की नसें बहुत तेज होती है और शरीर चावल के दाने जितना बड़ा। लेकिन छोटे आकार की भरपाई ये अपनी स्टाइल से करते हैं। इनकी हर प्रजाति के नर के पास मादा को आकर्षित करने के लिए एक खास नृत्य है। पीकॉक, साइड शफल, डिस्को डांसर और फेदर शेक। जहां नरों ने तरह तरह के रंग और नाचने के तरीके विकसित किए हैं, वहीं मादाओं ने कमाल की परख हासिल कर ली है। इस नर के साइड शफल ने मादा का ध्यान खींचा, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो इस मादा को चाहिए। मादा को तो सबसे अच्छे की ही तलाश है। पेट की इस हरकत से इसने जता दिया कि वो उसे पसंद नहीं। नर को सावधान रहना होगा, क्योंकि नकचढ़ी मादाएं कई बार नरों को खा जाती हैं। फिर भी एक और कोशिश तो करनी चाहिए। समझ रहा। ये भले ही इश्क में बदकिस्मत हो, लेकिन इसके आर्थ्रोपॉड वंश की किस्मत बेहतर है। ये अब जीव जंतुओं की कुल प्रजातियों का 80% हिस्सा है। आर्थ्रोपॉड की कामयाबी का रहस्य है अलग अलग हिस्सों में बटा सीधा सादा शरीर। और ये अनगिनत अलग अलग दिशाओं में विकसित हुआ है। कुछ प्रजातियों में टांगों पर कान है, कुछ में आंखें लंबी डंडी पर लगी है और हिफाजत के लिए सख्त खोल है। तरह तरह की विविधता के साथ
आर्थ्रोपॉड्स का क्रमिक विकास सच में बहुत अनोखा रहा है। इनमें सबसे तेज दौड़ने वाला टाइगर बीटल भी शामिल है। इसका डिजाइन लाखों वर्षों में मुकम्मल हुआ है। ये नया मॉडल रफ्तार के लिए बना है। आकार की तुलना में ये दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले जीवों में से एक है। अगर इसे इंसान के शरीर के अनुपात में बढ़ाया जाए तो इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी का एक नुकसान है। इसका दिमाग इतनी तेजी से काम नहीं कर पाता। इसे अपने अगले शिकार का पीछा करते समय रुककर दिशा का अंदाजा लगाना पड़ता है। लेकिन खाने की पागलपन भरी तलाश इसे खतरनाक इलाके में पहुंचा सकती है, क्योंकि कई बार शिकारी खुद भी शिकार बन सकता है। इस ट्रैपडोर स्पाइडर का तरीका बहुत तेज तर्रार नहीं है। ये मकड़ी तो शिकार के अपने पास आने का इंतजार करती है। आर्थ्रोपॉड्स की लड़ाई में उड़ान अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होती है। तीस करोड़ साल से भी पहले दुनिया में सबसे पहले उड़ान भरने वाले जीव भी आर्थ्रोपॉड्स के एक समूह के थे। पंखों का विकास आखिरकार उन्हें दुनिया भर में कामयाबी तक पहुंचा देने वाला था। ये थे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। तादाद के हिसाब से आज दुनिया भर में हर इंसान की तुलना में 1 अरब से ज्यादा कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तादाद वाले जीव समूह हैं। अपनी मौजूदा कामयाबी के बावजूद उड़ने वाले ये कमाल के कीड़े मकोड़े पहली बार पुराने जमाने के दलदलों में पनपे थे। ड्रैगन फ्लाइज। इनकी उड़ान मुकम्मल कही जा सकती है। अलग अलग नियंत्रित हो सकने वाले 4 लचीले पंखों से
इन्हें बेजोड़ उड़ान मिलती है। ये किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं, जरा सी जगह पर उड़ सकते हैं और फाइटर जेट से ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ सकते हैं। एक बेहद कामयाब डिजाइन जो करोड़ों सालों से लगभग एक जैसा ही है। और उन्हीं प्राचीन दलदलों में रहने वाले जीवों का एक और समूह अपने अलग तरह के बड़े बदलाव से गुजर रहा था। यहां सतह के नीचे बिना रीढ़ वाले जीव भी विकसित होते रहे। मछली की एक नई किस्म खूब पल बढ़ रही थी। ये है लोब फिन फिश। इनमें से कुछ तो बहुत बड़ी शिकारी बन गईं। एक दूसरे को खाने वाली मछलियों की दुनिया में बड़े होने के अपने फायदे हैं। छोटी मछलियां सायों में छिपकर जान बचा सकती हैं। यहां इनके अनोखे लोब्ड फिन्स से काफी फायदा मिलता है। कई तरह से काम आने वाले ये मजबूत लोब्ड फिन्स दूसरी मछलियों के फिन्स से बिल्कुल अलग है। ये इन्हें सिर्फ तैरने में ही मदद नहीं करते, बल्कि इतने मजबूत हैं कि इनका वजन भी झेल सकते हैं और इन्हें पानी से बाहर रेंगने में मदद करते हैं। लेकिन इन मछलियों में एक और जबरदस्त अनुकूलन है। ये हवा में सांस ले सकती है, गलफड़ों के जरिए नहीं, बल्कि शुरुआती किस्म के फेफड़ों से। इन क्रमिक विकासों के मेल ने रीढ़ वाले जीवों को पानी से निकलकर जमीन पर आने में मदद की। उनमें इस नई दुनिया में बसने की होड़ लगी हुई थी। लेकिन इन लोब्ड फिन्ड फिश के लिए काफी देर हो चुकी थी। कुछ जीव इनसे पहले ही यहाँ के हालात में ढल चुके थे। जैसे 3 मीटर का एंथ्रैकोसॉरस, जिसने टांगे विकसित कर ली थी। फिन से टांग तक के क्रमिक विकास में करोड़ों साल लग गए। लेकिन जब यह हो गया तो जमीन पर जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एम्फीबियंस यानी उभयचरों का युग शुरू हो गया था।
ज्यादा प्रजातियां हैं। एक अनोखा लेकिन विविधताओं भरा समूह। इसमें न्यूट्स, मेंढक, सैलमेंडर्स और टोड्स हैं। ये अब पहले जितने बड़े तो नहीं होते, लेकिन अब भी कामयाब शिकारी है और हर एक के पास शिकार की अपनी शैली है। एंथ्रेकोसॉरस के करोड़ों साल बाद तक दलदलों पर एम्फीबियंस का राज था। यहाँ यूरोप के डैन्यूब डेल्टा में मार्श फ्रॉग्स हजारों की तादाद में रहते हैं और ये कीड़े मकोड़ों के शिकार में माहिर हैं। इन्हें ड्रैगन फ्लाइज का जायका बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ड्रैगन फ्लाइज की चारों तरफ देख सकने वाली आंखों की वजह से उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन मार्श फ्रॉग्स ने अपने कुछ अनोखे अनुकूलन विकसित कर लिए हैं। झिल्लीदार पैरों से इन्हें उछलने में मदद मिलती है। लपकने वाली जीभ से कमाल की पहुंच मिलती है। इसके बावजूद उड़ती हुई ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। हवाई करतब के इन उस्तादों के उतरने का इंतजार करने पर शायद आसान हो। अब बिल्कुल अलग तरीका अपनाना होगा। एक मादा पानी में अंडे दे रही है। आधी डूबी हुई ये मादा आसान शिकार हो सकती है। तेजी से दिशा भी बदल सकती है। फिर से चूक गया। लेकिन मेंढक भी हार मानने वाले नहीं हैं।
क्योंकि सभी एम्फीबियंस को अपने बच्चों के लालन पालन के लिए एक चीज चाहिए, पानी। ये कोस्टा रिका की एक मादा स्ट्रॉबेरी डार्ट फ्रॉग है। इसके टैडपोल्स के मरने का खतरा है। उनका छोटा सा जलकुंड लगभग सूख चुका है। ये सिर्फ मां की पीठ पर बैठकर ही यहां से निकल सकते हैं। सबसे मुश्किल काम है पानी ढोना। क्रिसमस से मां को पता है कि कहां जाना चाहिए। इसके 20 मीटर ऊपर एक ब्रोमेलियड में बारिश का पानी जमा होता है। इसके बेशकीमती टैडपोल के लिए वो बिल्कुल सही जलकुंड है, लेकिन पहले ये वहां पहुंच तो जाए। ये धीरे धीरे छलांग लगाती हुई बढ़ रही है। इंसान के नाखून जितनी बड़ी इस मादा के लिए ये चढ़ाई एवरेस्ट से कम नहीं। आखिरकार ये सुरक्षित जगह पर पहुंच गई। जमीन पर जीत हासिल करने में एम्फीबियंस ने चाहे जो भी ऊंचाइयां हासिल की हों, वो पानी से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाए। पृथ्वी के हालात में जबरदस्त बदलाव आने पर अपने इसी रिश्ते की वजह से इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। कार्बोनिफरस कहलाने वाले युग में पृथ्वी के बड़े बड़े भूखंड आपस में जुड़ गए और पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। जमीन के सूखने पर बड़ी बड़ी दलदलें गायब होने लगी। पानी की कमी से ज्यादातर एम्फीबियंस को दिक्कत होने लगी। लेकिन सबको नहीं। उनमें से एक ने बिल्कुल नया अनुकूलन विकसित कर लिया, जिससे उसे पलने बढ़ने में मदद मिली। उसके अंडे ने खुद को सुरक्षित रखने वाला खोल विकसित कर लिया, जो भ्रूण को तरल के एक निजी पूल में बंद रखता था। अंदर बच्चा सूखने के खतरे के बिना बड़ा हो सकता था। इस एमनियोटिक अंडे के विकास से आखिरकार पानी से जुड़े रहने की मजबूरी खत्म हो गई। एमनियोट्स कहलाने वाले ये जीव सूखी जमीन पर भी रह सकते थे, जो एम्फीबियंस के लिए नामुमकिन था। और इसी एक पूर्वज से आगे चलकर
सभी स्तनधारी, सरीसृप, परिंदे और डायनासोर्स विकसित होने वाले थे। एमनियोटिक अंडे के विकास के 6 करोड़ साल बाद एमनियोट्स पूरे पैंजिया में फैल चुके हैं। इनके 2 नए वंश पैदा हो गए हैं और हमेशा जारी रहने वाली आपसी लड़ाई भी शुरू हो गई है। सख्त खाल वाले ये उनींदे से जानवर बिल्कुल शुरुआती किस्म के सरीसृप यानी रेप्टाइल हैं। स्कूटोसॉरस जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। से ज्यादा वजन वाला ये जानवर दुनिया में पेड़ पौधे खाने वाला पहला विशाल जीव है। एमनियोटिक अंडों में इन्हें सूखे हालात में भी खूब पलने बढ़ने और ऐसी जगह पर जाने की सहूलियत थी जहां दूसरे जीव नहीं जा सकते थे। लेकिन पैंजिया में उनके अलावा दूसरे जीव भी थे। एक और नया वंश पनपा था जो स्तनधारी जीवों के पूर्वज थे। वैसे तो लिस्ट्रोसॉरस किसी स्कूटोसॉर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके रिश्तेदार कर सकते थे। स्तनधारी जीवों के दूसरे पूर्वजों से बेहतर थे। 3 मीटर लंबी और 300 किलोग्राम वजन वाली ये मादा आज दुनिया में मौजूद किसी भी बिग कैट की बराबरी कर सकती है। सूंघने की जबरदस्त क्षमता से इसके लिए शिकार का पता लगाना आसान है। उनके सख्त खोल को छेदना इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके पास एक गुप्त हथियार है, खंजर जैसे इसके दांत। इसके बावजूद शिकार के पास पहुंचने के लिए इसे दबे पांव बढ़ना होगा। इसे बहुत सावधानी से
सही मौके और शिकार का चुनाव करना चाहिए। धीरे धीरे और खामोशी से बात बन गई। स्तनधारी जीवों और सरीसृपों के बीच का मुकाबला करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन का अभिन्न अंग बना रहा। उनके पनपने का ये शुरुआती दौर ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि पैंजिया के सुदूर उत्तर में एक बहुत बड़ी तबाही शुरू हो रही थी। कई सालों तक शांत रहने की वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे सक्रिय जबरदस्त ताकतों को आसानी से भुला दिया जाता है। लेकिन अंदर के पिघले हुए हिस्से में हमेशा हलचल मची रहती है। इसे हमेशा कमजोर जगह की तलाश रहती है। पैंजिया की ऊपरी परत के नीचे एक बेहद गर्म मैग्मा का प्लूम सतह की ओर बढ़ रहा था। इन पर्मियन विस्फोटों के एक बार शुरू होने पर इनका सिलसिला चलता ही रहा। इनके विशाल पैमाने ने इन्हें वाकई अनोखा बना दिया। दुनिया में जीवन ने जितने विस्फोट देखे हैं, वो उनमें से सबसे जबरदस्त विस्फोटों में से थे। और वो 1,00,000 वर्षों तक जारी रहे। इससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आधे अमेरिका जितना बड़ा इलाका लावा में डूब गया। किसी समय जीवन से भरपूर रहने वाले लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाकों को पृथ्वी ने
हवा से भी ज्यादा खतरनाक चीजें निकली। जहरीली गैसों का एक जानलेवा मिश्रण। जब ये गैसें पानी से मिली तो जबरदस्त असर डालने वाली तेजाबी बारिश शुरू हो गई। जीवन देने वाला पानी अब खुद उसे तबाह करने लगा। तेजाबी बारिश से जमीन जहरीली हो गई और पेड़ पौधे मरने लगे। मिट्टी को थामे रहने वाली उनकी जड़ों के बिना पूरे इकोसिस्टम्स बह गए। इससे भी ज्यादा विनाशकारी चीज मौजूद थी। एक खामोश कातिल, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखियों से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो हमारे आज के वातावरण से 6 गुना ज्यादा थी, जिससे 10 डिग्री की ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई और उसके साथ ही आबो हवा की तबाही की शुरुआत भी। कुदरत के कहर से गर्म पृथ्वी धधकती रही। इस तबाही से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी और सबसे बुरा असर महासागरों पर पड़ा। उनके गर्म और अम्लीय होने से ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। जिन महासागरों में जिंदगी सबसे पहले पनपी थी वो बेजान कब्रिस्तान बन गए। ये पृथ्वी पर तीसरी और सबसे विनाशकारी सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन थी। 90% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्रमिक विकास के वृक्ष से कई शाखाएं टूट गई। लेकिन जहां ढेर सारे जीव खत्म हुए वहीं कुछ बचे भी रहे। ये गुजरे हुए समय के बचे हुए जीव थे। उनका अस्तित्व पहले कभी इतना अहम नहीं था।